हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। जैसा कि आपको बताया कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का काल था लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, उसी समय हमें दिखाई देते हैं हमारे देश में या भारत में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैं तो बोलूंगी, उसमें हमें 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। यानी लेटो वैदिक टाइम पीरियड में जो जनपद वाला कंसेप्ट आया था, उत्तर वैदिक काल में जो लोग एक जगह आकर बसने लग गए थे, जिसे बोला गया था जनपद, छोटे छोटे हमें कबीलों के द्वारा जनपद बनते हुए दिखाई देते हैं। 600 बीसी के बाद वही जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हुए। कब कन्वर्ट हुए, क्यों कन्वर्ट हुए? इसलिए कन्वर्ट हुए क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और जब उत्पादकता बढ़ी तो राजा ने लगाया टैक्स, यानी कर व्यवस्था चालू हुई। और जब टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट होगा तो क्या चालू होता? परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, यानी स्थायी सेना राजा ने रखी। और उसके बाद से हमें दिखाई देता है एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसे महाजनपद कहा गया। तो ऐसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता लगता है। बौद्ध धर्म का ही एक फेमस ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में डिटेल से इन 16 महाजनपदों के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो आज हम इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये महाजनपद में कन्वर्ट हुए। फिर इन महाजनपदों में से एक महाजनपद जिसका नाम था मगध महाजनपद, वो किस तरह से और क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो एक एम्पायर में कन्वर्ट होगा, और आगे चलकर उसे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और उसी मगध महाजनपद जो साम्राज्य में बदलेगा, उस पर कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करती है। हरिंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, और आगे मौर्यंस भी उस पर रूल करेंगे। तो इन सब के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। मौर्यंस तक हम नहीं जाएंगे, मौर्यंस जो है वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमारा इन 16 महाजनपद के बारे में, प्लस इसमें से एक महाजनपद मगध जो है वो किस तरह सॉरी एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो बाकी ये हमारे क्लासेस के बारे में, हमारे बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ से चाहे तो इन बैचेस को लेकर एक प्रॉपर प्लान मैनर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अब आ जाते हैं डायरेक्ट जनपद से महाजनपद वाली जर्नी को पढ़ते हैं कि कैसे ये जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट हुआ। जनपद, राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। ओके, तो जनपद से एक राज्य बना, और राज्य से कैसे हमारे देश में पहला एम्पायर बनता है जिसे हम बोलते हैं मगध साम्राज्य। ओके, क्या बोल रहा है यहां पर? ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से। अब देखो, ये लोकेशन की बात कर रहा है। जब भी लोकेशन बोले ना, मैप पर चले जाओ। मैप में क्या बोल रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, और बिहार का कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी। यानी ये वाला जो क्षेत्र है ना, उत्तर प्रदेश का पूर्वी और बिहार का पश्चिमी, इन क्षेत्रों में हमें पता लगता है बड़े लेवल पर लोहे का प्रयोग चालू हुआ। और हमें पता है कि आयरन तो आपको 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही मिल चुका था। लेटर वैदिक टाइम पीरियड वहीं से शुरुआत होती है, लेकिन उस आयरन का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था। हमने देखा कि उससे कुल्हाड़ियां तो बनाई जा रही थी, जंगल तो काटे जा रहे थे, लेकिन अभी भी लोहे के फाल का बहुत बड़े लेवल पर यूज नहीं हो रहा है, व्यापक प्रयोग हमें होते हुए नहीं दिखाई देता है। लेकिन बोल रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार है, यहां पर लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ, जिसकी वजह से प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनी। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लोहे के प्रयोग से महाजनपद बनने में या इन राज्य के बनने में क्या हेल्प हो रहा है, क्या ऐसा कारण है जिसे लोहे का प्रयोग करके ये राज्य में कन्वर्ट हो रहा है? तो बस सिंपल सा है कि लोहे का प्रयोग, लोहे के फाल का प्रयोग, यानी गहराई तक जुताई। अब वहां से जो प्रोडक्टिविटी निकलती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो एक अच्छा, एक बड़ा, एक शक्तिशाली राज्य बनने में सहायता देगा वो। ठीक है, तो बस यहां पर यही है कि लोहे का प्रयोग बढ़ा, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और कृषि उत्पादकता बढ़ी, यानी कि राज्य का निर्माण होगा। भाई, जब उत्पादकता बढ़ेगी तभी टैक्स लगेगा, जब टैक्स लगेगा तभी तो राजा अपना पूरा एक राजनीतिक ढांचा बनाएगा, एक स्थायी सेना रखेगा, अपने राज्य में दरबार में अन्य लोगों को नियुक्त करेगा, अधिकारी, कर्मचारी। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक इनकम का प्रॉपर सोर्स चाहिए ना, और वो कब होगा? जब लोहे का बड़े लेवल पर इधर प्रयोग चालू हुआ। तो पहली चीज, लोहे के प्रयोग ने इसमें
भूमिका निभाई। दूसरा, लोहे के हथियारों के इस्तेमाल से योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। अब लोहे के बड़े बड़े हथियार भी बन रहे हैं और लोहे के हथियार जब बनेंगे, बड़ी मात्रा में बनेंगे, तो उन लोहे के हथियारों का प्रयोग किस में किया जाएगा? वॉर लड़ने में किया जाएगा। और वॉर का मतलब भी है कि एक पावरफुल आपको पर्सन दिखाई देता है जो बाकियों को लीड करता है। ओके, तो यहां पर एक और चीज हमें दिखाई दी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिमी बिहार वाले क्षेत्र में, कि यहां पर लोहे के हथियारों का प्रयोग चालू हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, लोहे के हथियार, लोहे के औजार, इनसे क्या हो रहा है? राज्य के निर्माण में एक शक्तिशाली वर्ग बन रहा है, नीचे उत्पादकता बढ़ रही है। तो ये दोनों क्या है? राज्य के निर्माण में सहायता दे रहे हैं ना। तीसरा क्या बोल रहा है? खेती के लिए नए औजारों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे, जिससे अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्र कर सकता था। वही मैंने बोला कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो राजा क्या करेगा? एक प्रॉपर राज्यतंत्र स्थापित करने के लिए, कि राज्य का स्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए लोगों से सामान लेगा। देखो, अब उस समय करेंसी तो आई नहीं थी, अभी तक करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। तो उस समय हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि जो राजा हैं वो क्या लेंगे भाई? बार्टर सिस्टम चलता था ना, अभी पैसा वगैरह, मनी, पंचमार्क कॉइन इंट्रोड्यूस्ड होगा आगे चल के, लेकिन अभी तक क्या चल रहा है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब है, पहले ध्यान से सुनो, पहले तो ये समझो कि उत्पादकता बढ़ने का मतलब क्या है, कि पहले 10 लोग इतना अनाज पैदा करते थे कि 10 लोग उसे खा के खत्म कर दें, या फिर सोचो कि 10 लोग 100 क्विंटल अनाज पैदा कर रहे हैं और वो इनके खपत के बराबर है, खा पी के खत्म। लेकिन अब क्या होगा कि 5 ही लोग 100 क्विंटल अनाज पैदा कर दे। ओके, यानी कि बाकी 5 लोग फ्री हैं, उनके हिस्से का अनाज भी पैदा हो चुका है। इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ना, यानी कम लोगों ने कम उतनी ही जगह पर ज्यादा उत्पादन कर दिया, तो बाकी लोग फ्री हो गए। ठीक है, एक तो ये प्लस पॉइंट कि ये जो लोग फ्री हुए हैं ये अब दूसरे काम में लग सकते हैं। कोई सेना बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई कुम्हार बन सकता है, कोई चर्मकार, मतलब अलग अलग कामों में लगेंगे, क्योंकि इनको अनाज की चिंता नहीं है ना, इनके हिस्से का अनाज तो पैदा हो गया है, अब इन्हें वहां से अनाज लेना है, तो अपने ये कार्य के बदले में अनाज लेंगे। अब राजा को इसमें क्या बेनिफिट हुआ कि जो किंग था अभी तक वो एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख पा रहा था, क्योंकि अगर आप एक स्थायी सेना रख रहे हो या फिर आप अपना एक प्रॉपर राज दरबार बिठा रहे हो, प्रशासकीय या अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके लिए अगर आप प्रॉपरली बिठा रहे हो लोगों को कि भाई ये इस पद पर बैठेगा, ये इस पद पर बैठेगा, तो वो बैठने के बदले कुछ आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए सर्विस दे रहा है, तो बदले में वो कुछ लेगा भी ना। तो उस समय ऐसा करेंसी वाला सिस्टम तो था नहीं। तो अब क्या होगा, जब उत्पादकता बढ़ जाएगी तो यही व्यक्ति जिसके घर ज्यादा अनाज पैदा होगा, राजा बोलेगा क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं, कोई और तुम पर हमला ना कर दे, मैं तुम्हें अच्छा बुनियादी ढांचा दे रहा हूं, अकाल के समय मैं तुम्हें अनाज दे रहा हूं, तो मैं क्योंकि तुम्हारा प्रोटेक्टर हूं, इस वजह से इस सर्विस के लिए आप हमें कुछ पे करिए। अब पे करेंसी में तो होगा नहीं, पे किस में होगा? अनाज में ही होगा। तो जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पहले अगर एक आदमी के घर 1 क्विंटल अनाज पैदा होता था, अब एक आदमी के घर 2 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है, तो राजा बोलेगा कि ये जो 2 क्विंटल में से 50 किलो है ना, ये तुम सालाना मुझे दे दिया करो। ठीक है, अब राजा के पास वो अनाज पहुंचने लगा, टैक्स के रूप में फिक्स हो गया, और राजा उसी अनाज में से इसको भी अनाज देगा, इसको भी अनाज देगा, इनकी सर्विस के बदले, और ये अपनी सर्विस के बदले वो चार्ज करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो राज्य ऐसे ही बनता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब खेती के लिए नए औजार आए, औजार आने से उत्पादकता बढ़ी, जब उत्पादकता बढ़ी तभी तो राजा टैक्स लगाएगा ना, और राजा ने टैक्स इंपोज किया। टैक्स इंपोज करते ही अब प्रॉपर ढांचा बनेगा किसका? तो एक तो स्थायी सेना रखी जाएगी, और दूसरा प्रशासनिक प्रायोजन के लिए भी जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। आई होप यहां तक आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी करेंसी नहीं आई है, देखो ये इनिशियल स्टेज बोल रहा है 6th सेंचुरी बीसी का, आगे धीरे धीरे हमें पंचमार्क कॉइन दिखाई देते हैं, यानी सबसे पहले जो कॉइन्स हैं वो इसी समय इश्यू होंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है 450 ईसा पूर्व के आसपास पाणिनि ने 40 जनपदों का उल्लेख किया है। पाणिनि जो है, इसने अपनी बुक है पाणिनि की अष्टाध्याय, हमें पता लगता है कि उसने बोला है कि ये देखो 450 ईसा पूर्व है, हालांकि इसके पहले ही पाणिनि ऐसा बोलता है। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग है। उसने कहा था कि 40 जनपद दिखाई देते उसे। अब देखो जनपद क्या था, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जो ये कबीलाई ढांचा, जो अर्ली वैदिक लोग, जहां पर हमें दिखाई देता है कि चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में यही लोग गंगा घाटी, गंगा यमुना दोआब में आकर बसे,
और ये परमानेंट सेटल हुए, जिससे क्या कौन सा स्ट्रक्चर बना, जनपद का स्ट्रक्चर बना। जनपद मतलब जन, पद मतलब पाओ, एक जगह सेटल हो गए, ठीक है। तो यहां से ये जो जनपद का ढांचा बनता है ना, छोटे छोटे बहुत सारे जनपद दिखाई देते हैं। इवन पाणिनि बोलता है कि लगभग 40 जनपद हमें दिखाई देते हैं। कहां पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में। ये ध्यान रखना है, सब कॉन्टिनेंट मतलब आज का पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब इंडिया का पार्ट, उसे बोल रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पाणिनि ने बताया कि 40 जनपद हमें दिखाई देते हैं। जनपद की बात कर रहा है, ये उत्तर भारत, अफगानिस्तान और उसके पड़ोस मध्य एशिया में भी थे। मतलब पाणिनि ने इन सभी क्षेत्रों में जो ये जनपद का स्ट्रक्चर था उसको काउंट कर बोला कि लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में 40 से ज्यादा हमें जनपद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है महाजनपद की। तो अब आ जाते हैं महाजनपद। महाजनपद का कंसेप्ट क्या है कि वही जो जनपद उत्तर वैदिक काल में दिखाई दिए, जब प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम चालू होता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, तो वही जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे जनपद मिलकर एक बड़े जनपद में, जनपद का आकार ले लेंगे, ठीक है। अब इस जनपद के बारे, महाजनपद के बारे में हमें कैसे पता लगा? तो पाली पुस्तकों से पता लगता है। बेसिकली बौद्ध धर्म की, आपको मैंने बुद्धिज्म जैनिज्म में पढ़ा दिया, आई होप आपने चैप्टर भी कवर कर लिया होगा। तो बौद्ध धर्म जो है ना, उसकी जो इनिशियली मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध ने लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया, जैसे पाली भाषा का, ठीक है, पाली, इन सब भाषाओं का वो प्रयोग कर रहे थे। और इनिशियली जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट या लिटरेचर दिखाई देते, वो भी हमें किस लैंग्वेज में दिखाई देते हैं? पाली लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। बाद में हमें पता लगता है कि जो लिटरेचर है ना, बाद में मैं बोलूंगी फर्स्ट सेंचुरी बीसी एडी के आसपास, जब धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है उसमें उसका स्प्लिट हो जाता है, हीनयान महायान सेक्ट आता है, वहां से संस्कृत प्रमोट होता है। और फिर उसके बाद के जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना, वो हमें संस्कृत में दिखाई देते हैं। लेकिन इनिशियली जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली में दिखाई देते हैं। और यहां पर यही बोल रहा है, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहा है कि पाली पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। यही जनपद आगे महाजनपद बनते हैं। और बुद्ध के समय में, जब महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड चल रहा था, वही 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो बौद्ध धर्म की ही एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। उसमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि बुद्ध के समय में हम 16 बड़े राज्य या महाजनपद पाते हैं। इनमें से अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे। अब वापस से मैप पर आ जाइए, विंध्यन रीजन कहां पर है? तो अगर थोड़ा बहुत आपको एटलस पता होगा तो यहां पर हमें 2 ब्लॉक माउंटेन्स दिखाई देते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत, जब भी किसी पृथ्वी के आंतरिक गतिविधि की वजह से कोई स्थल का बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाए या फिर कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए, तो इस तरह से जो पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर हमें 2 ब्लॉक माउंटेन्स दिखाई देते हैं, विंध्यन और सतपुड़ा। तो यहां पर राइटर बोलता है कि जो अंगुत्तर निकाय है ना, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और ये 16 महाजनपद में से जो मैक्सिमम महाजनपद है वो हमें इस विंध्यन पर्वत श्रेणी, देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये 16 महाजनपद है। ये पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है तो मैं आपको लिखवा कर बता दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो विंध्यन के ऊपर में हमें ये 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। नीचे भी है एक आधा, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि मैक्सिमम, तो अधिकतर राज्य विंध्यन माउंटेन जो रेंज है या विंध्यन पर्वत श्रेणी है उसके उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा से बिहार तक फैले हैं। पश्चिमोत्तर मतलब ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डायरेक्शन देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर से बिहार तक वाला ये जितना भी क्षेत्र है, यहां पर हमें इस तरीके के महाजनपद दिखाई देते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इनमें हमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली दिखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद ज्यादा कहां से कहां फैले हुए थे? तो विंध्य, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और बिहार, ये वाला रीजन था जहां पर मैक्सिमम हमें महाजनपद दिखाई देते हैं। ओके, दूसरी बात यहां पर ये बोल रहा है कि इन 16 महाजनपदों में से जो 4 पावरफुल महाजनपद थे जिनके बीच में आगे हमें एक तरह से राइवलरी दिखाई देती है, एक तरह से वॉर्स दिखाई देते हैं, वो 4 महाजनपद में से एक मगध था जिसे हम आखिरी तक लेकर जाएंगे। ये वाला रीजन जो है ये हमें दिखाई देता है मगध का, ठीक है। दूसरा है आपका
कौशल, वत्स, अवंती। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रहा अवंती, ये रहा वत्स और ये रहा कौशल। ये देखिए अवंती, वत्स और कौशल, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रही हूँ। आप लोग अपने अपने जो भी नोट्स बना रहे होंगे उसमें इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, बस इस तरह से मार्क कर लो और उसका नाम लिख दो। तो ये जो 4 हमें महाजनपद दिखाई देते हैं बहुत पावरफुल थे, चाहे अवंती की बात करूं, चाहे वत्स की बात करूं, चाहे कौशल की बात करूं, चाहे मगध की बात करूं। मगध की तो हमें बात अंतिम चरण तक करते ही रहना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पूरब से शुरू करने पर पहले अंग महाजनपद मिलता है। अब यहाँ पे एक एक महाजनपद को डिफाइन करेगा, हमें तेजी से बढ़ना है और पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सबसे पहले बोल रहा है कि पूरब की तरफ अगर आप चले, हम इधर से ही पढ़ना चालू करते तो हमें कौन सा महाजनपद मिलता है, ये रहा जी आपका अंग महाजनपद। ठीक है, अंग की कैपिटल क्या थी, चंपा कैपिटल थी। अभी बहुत सारे लोग महाजनपद को ट्रिक से याद करते हैं, मुझे नहीं लगता किसी ट्रिक की जरूरत है। आप बस रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा। और रिवीजन मतलब रटना नहीं है, मैप के थ्रू रिवाइज करिए कि यहाँ पर अंग हुआ करता था। आज का ये कौन सा क्षेत्र है, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल, किसका क्षेत्र आज का पड़ रहा है, अंग कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी। तो ये थोड़ा बहुत जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना मैपिंग के थ्रू, खुद ब खुद ये चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। तो पूरब से शुरू करने पर पहले अंग महाजनपद मिलता है, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। तो आज का जो मुंगेर भागलपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, वो हमें यहां पर दिखाई देता है। और इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी। अंततो गत्वा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने पे मिला लिया। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहा है कि अंग तो इंडिविजुअल एक महाजनपद था, लेकिन बस इनिशियल स्टेज में। अभी थोड़े समय बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मगध का जो शासक है वो अंग को अपने में मिला लेगा, मतलब अंग को उसको वॉर करके उस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेगा। ठीक है, तो पहले अंग इंडिविजुअल था, लेकिन आगे चलकर ये मगध का ही हिस्सा बन जाएगा जब वॉर होगा और ये इसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा महाजनपद मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में आधुनिक पटना और गया जिला और शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। और आप में से जो लोग जिस जिले से संबंध रखते हैं, आई होप आप सभी को ये पता भी होगा। तो बोल रहा है कि वर्तमान का अगर आप जाओ तो गया हो गया, शाहाबाद हो गया, पटना हो गया, इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो हमें मगध महाजनपद में दिखाई देता है। आज का जो ये क्षेत्र है उस वहां पर कभी मगध महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, यह अपने समय का सबसे प्रमुख राज्य निकला। अभी इनिशियली नहीं होता इतना प्रमुख, बाद में जाके बहुत प्रमुख हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है, गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। तो ये रहा देखो मगध। मगध की इनिशियल कैपिटल क्या थी, राजगृह थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि मगध की कैपिटल चेंज कर दी जाएगी और उसका क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाटलिपुत्र बहुत ही एक बोल सकते हैं बहुत सही जगह पर था। उसके आसपास हमें दिखाई देता है वाटर फोर्ट यानी जल दुर्ग बनते हुए दिखाई देता है। ऐसी जगह पर पाटलिपुत्र या राजधानी थी जिधर वो चारों ओर नदियों से घिरा हुआ था। और अगर ऐसी जगह पर कैपिटल होती है, कैपिटल ही मेन कोर एरिया होता है। ठीक है, और कैपिटल पर अगर सुरक्षित जगह पर है तो इजीली कोई उसको कैप्चर नहीं कर सकता, तो राज्य काफी सुरक्षित रहता है। तो मगध की जो आगे कैपिटल होगी ना पाटलिपुत्र, वो उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है, मगध से आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है कि अगले महाजनपद पर चलते हैं। अगला महाजनपद क्या है, मगध के ऊपर चले जाओ, यहां पर हमें दिखाई देता है वज्जी महाजनपद। ये वज्जी महाजनपद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय गढ़ राज्य था। गढ़ राज्य का मतलब है कि लोगों के पसंद से ऐसे हमें एक नहीं बल्कि कई सारे लोग शासन करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, गणतांत्रिक व्यवस्था हमें दिखाई देती है। तो बोल रहा है कि गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था, मतलब एक नहीं बल्कि ऐसे 8 लोग यहां पर रूल करते थे। उनका एक ग्रुप बना हुआ था, संघ था। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। अलग अलग वंशज जो थे वो मिलकर यहां पर रूल कर रहे थे। जिनमें सबसे पावरफुल और सबसे प्रमुख थे उनका नाम था लिच्छवी। और वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो ये वज्जी जो है ना, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इसकी कैपिटल वैशाली, क्योंकि आगे चलकर जो मगध के शासक हैं उन्होंने अपनी कैपिटल एक बार
पर स्विच किया था, वैशाली तक वो अपनी कैपिटल ले गए थे जब वो वज्जी को भी कैप्चर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने अंग पढ़ा, फिर आपने मगध पढ़ा, फिर आपने वज्जी पढ़ा, ठीक है। आगे चल के हमें पता लगता है कि ये जो मगध है ना, ये पहले अंग को कैप्चर करेगा, बाद में ये वज्जी को भी अपने में मिला लेगा, और फिर देखो धीरे धीरे मगध कैसे पावरफुल होता जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, और आप लोकेशन जो है इसको देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इसके पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। अब बोल रहा है कि अगर इसके पश्चिम में जाइए तो हमें क्या दिखाई देता है, इधर काशी दिखाई देता है, वाराणसी जिसकी कैपिटल थी, वाराणसी के बारे में सभी को पता होगा, वरुणा प्लस अस्सी, दो रिवर जो है उसके संयोग से इसका नाम रख दिया गया, वाराणसी इसकी कैपिटल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काशी महाजनपद जिसकी राजधानी वाराणसी थी वो हमें मगध के जस्ट किधर दिखाई देता है, पूरब में दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा जान पड़ता है कि आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने समर्पण कर दिया। देखो काशी क्यों पावरफुल था ना, अपने लोकेशन की वजह से, यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था और ट्रेड यहाँ का बहुत फ्लोरिस्ड था। तो इनिशियली काशी बहुत पावरफुल था, लेकिन आगे चलकर बोल रहा है कि कौशल जो है वो कहीं ना कहीं उसके आगे काशी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और कौशल के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ये बात यहां पर बोल रहा है, ठीक है। तो ये रहा काशी वाला रीजन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट महाजनपद कौशल की बात कर रहा है। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश हमें दिखाई देता है। कौशल जनपद क्या है, आज का आप जो अवध वाला क्षेत्र देखते हैं, ये देखिए, या अयोध्या, सभी को पता होगा, है ना, तो वो कौशल महाजनपद में ही आता है, ठीक है, राम जन्मभूमि। तो यहाँ पर यही है कि कौशल महाजनपद जो है ये भी हमें कहाँ दिखाई देता है, यूपी का ईस्टर्न वाला पार्ट ही चल रहा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर हमें कौशल महाजनपद दिखता है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, इंपॉर्टेंट है, कैपिटल सबकी याद रखेंगे, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सहेत महेत स्थान से की गई है। तो जो इसकी कैपिटल या राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, उसको सहेत महेत आज कहा जाता है। और कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या थी, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। हमारा एक एपिक भी है, एक महाकाव्य है जिसका नाम है रामायण, और रामायण किससे संबंध रखता है, रामायण जो है वो पूरी स्टोरी इसी महाजनपद से संबंध रखती है, कौशल महाजनपद के एक नगर जिसका नाम था अयोध्या, है ना, इसीलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। कौशल शाक्यों की कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल थी। तो बोल रहे यहां पर हमें एक गणराज्य भी दिखाई देता है। ओके, तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया। फटाफट करते हैं रिवाइज, कितना हमने पढ़ा, कौन कौन से महाजनपद। सबसे पहले आपने पढ़ा अंग, छोटू सा उधर पड़ा हुआ है बिहार और वेस्ट बंगाल साइड में, कैपिटल चंपा हो गई। फिर मगध आ गया, थोड़ा बड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है, कहां पे, गया पटना वाले क्षेत्र में, उसकी कैपिटल क्या हो गई, इनिशियली राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र जो कि जल दुर्ग से घिरा हुआ था, ठीक है। फिर ऊपर आ जाइए मगध के ऊपर, वज्जी, उसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली हमें दिखाई देती है। फिर मगध के ही पूरब में हमें दिखाई देता है काशी, कैपिटल वाराणसी, बहुत पावरफुल था इनिशियली, लेकिन बाद में कौशल के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। कौशल राम जन्मभूमि जिसकी कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती, जिसे वर्तमान में सहेत महेत के नाम से जाना जाता है। ओके, यहां तक आई होप सबको डन हो गया होगा। देखिए ये सारे एक ही जगह पर है, आसपास में ही है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट यहां पर क्या बोलता है अगले महाजनपद के बारे में। कौशल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था। ओके, मल्ल गणराज्य जो क्षेत्र है, आज भी वहां पर मल्ल जो है वो स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो कौशल वाला जो रीजन है, इसी के पड़ोस में हमें दिखाई देता है क्या, मल्ल। किधर गया मल्ल, ये देखो, ये रहा, ठीक है। तो काशी ऊपर कौशल और इधर आ जाएगा मल्ल। वज्जी और कौशल के बीच में हमें मल्ल गणराज्य दिखाई देता है। इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी और इसकी राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर जिसे आज हम कहते हैं, एयरपोर्ट भी वहां पर बन रहा है, वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी मल्ल की। अब देखो एक चीज आपको याद रखना है कि जो मल्ल गणराज्य है, प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूं तो वो आज का जो आपका कुशीनगर है, गोरखपुर है, देवरिया है, ये वो क्षेत्र है जहां पर मल्ल महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। तो वो भी किसका पार्ट पड़ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश या ईस्टर्न यूपी में ही ये वाला जो रीजन था ना, वहां पर कभी मल्ल महाजनपद हुआ करता था। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, पश्चिम की ओर यमुना के तट पर हमें वत्स जनपद दिखाई देता है। अब हम कहां आ जा रहे हैं, गंगा यमुना यहां पर संगम करते हैं, कहां पर, इधर, और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक वत्स महाजनपद।
तो बोल रहा है कि यमुना के तट पर हमें एक नया महाजनपद दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं वत्स महाजनपद, और इसकी कैपिटल राजधानी इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद जिसे आज आप प्रयागराज कह रहे हैं, इसके पास कौशांबी में थी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है वत्स की कैपिटल क्या थी, कौशांबी। वत्स कौन सा रीजन है, आज का जो प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं पर वत्स महाजनपद हुआ करता था, ये ध्यान रखना है। तो देखो सब आसपास ही तो है, नीचे वाराणसी वाला रीजन है, इधर प्रयागराज वाला रीजन है, वाराणसी वाले में हमें दिखाई दे रहा है काशी, इधर वत्स, ऊपर कौशल अवध वाला जो क्षेत्र है, इजीली आप लोग इसे याद करेंगे। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशांबी में आकर बसे थे। तो वत्सों के बारे में बता रहा है कि हस्तिनापुर से जो कुछ कुरु थे वो आकर कहां बसे थे, कौशांबी में बसे थे, और वही हमें यहाँ पे वत्स महाजनपद एस्टैब्लिश करते हुए दिखाई देते, यानी इस महाजनपद की नींव भी कुरुओं ने ही रखी थी, ऐसा यहाँ पर बोल रहा है। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीन कुरु पांचाल जनपदों के अस्तित्व का भी पता लगता है, परंतु उत्तर वैदिक काल की तरह अब उसका राजनीतिक महत्व नहीं रह गया। बोल रहा है कि ये तो आपने पढ़ लिया ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी वाला रीजन, अब थोड़ा सा जाते हैं वेस्टर्न वाले रीजन में। तो यहाँ पर हमें एक दिखाई देता है जिसका नाम है पांचाल महाजनपद, इधर हमें दिखाई देता है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसे आप आगे चल के कुरुक्षेत्र के नाम से जानेंगे, और जो आपने कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में सुना होगा वो इसी क्षेत्र में कंडक्ट कराया गया था, और इस पर भी हमें एक एपिक दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं भारत नामक युद्ध, जिस पर एपिक लिखा गया है, महाकाव्य लिखा गया है, जिसका नाम है महाभारत। ओके, तो इधर ये जो स्टोरी है ना महाभारत, उसका संबंध किससे, कुरु महाजनपद। और कुरु की कैपिटल क्या थी, इंद्रप्रस्थ था। और मैंने इनिशियली बताया था अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक मूव करते हुए कि जो भरत था और पुरु था, ये दो कबीले आपस में मिलते हैं, उसके बाद से हमें कुरु जनपद एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई देता है, जो आगे महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, और पांचाल की हमें क्या दिखाई देती है, अहिशत्र और कांपिल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचाले की ना बच्चों दो कैपिटल हुआ करती थी, एक नदन कैपिटल और दूसरा सदन कैपिटल। पांचाल की जो नदन कैपिटल थी उसका नाम था अहिशत्र, और पांचाल की जो सदन कैपिटल थी उसका नाम था कांपिल्य। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है ये वत्स लोग वही, सॉरी आगे यहाँ पर ये एंड हो जाता है, बोल रहा है कि ये जो पांचाल था, ये जो कुरु वाला रीजन था, ये इनिशियली तो हमें एक महाजनपद के रूप में दिखाई देते, लेकिन धीरे धीरे इसका महत्व खत्म हो जाता है, ये इतने महत्वपूर्ण हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, अवंती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि कुछ राज्य थे महाजनपद के जो बहुत पावरफुल थे, जिसमें मगध था, वत्स था, कौशल था, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा अवंती बच गया। अवंती की जरा लोकेशन देखिए, बड़े कोर लोकेशन पर था, ये रहा अवंती, है ना, हर जगह से सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो ये भी ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अवंती राज्य मध्य मालवा, जो मालवा वाला रीजन है, और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला हुआ था। ये सेंट्रल मालवा मध्य प्रदेश वाले रीजन में फैला था। इस राज्य के दो बड़े भाग थे, उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती थी। आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है ना जय माहिष्मती, तो वो बेसिकली क्या था, वो इसी रीजन की स्टोरी बता रहे थे। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में मूवी का नाम मत लिख देना, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे महाजनपद भी थे जिनकी दो कैपिटल बनाई गई थी। जैसे जनरली क्या होता है ना, बड़े महाजनपद हो और राजधानी एक जगह रख दी, बहुत बड़ा महाजनपद है ना, ऐसे। अब यहाँ पर राजधानी आपने बना दी तो इस एरिया को इग्नोर करने लग जाएंगे, है ना, तो फिर क्या होता है, आदमी दो महाजनपद बना देता है, सॉरी दो कैपिटल इधर भी बना देता है। ठीक है, ताकि पूरा सभी जगह पर एक प्रॉपर वे में एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, इकॉनमी बाकी चीजों पर ध्यान रखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे ही दिखाई देता है कि ये जो आपकी क्या हो गया भाई, ये जो हमारा अवंती थी, इसकी दो कैपिटल थी, उज्जैनी और माहिष्मती, नॉर्थ की उज्जैनी, साउथ की माहिष्मती। ईसा पूर्व 6ठी सदी के आगे भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि थोड़ा सा ही मैं आगे बढ़ूंगी कि ये जो 16 महाजनपद है, इनमें ये जो मगध है वो कैसे इन सबसे संघर्ष करेगा, अंग को मिलाएगा, वज्जी को मिलाएगा, काशी को मिलाएगा। आगे चल के मगध के जो नए रूलर्स आएंगे वो अवंती तक को अपने में मिला लेंगे, और मगध धीरे धीरे इस तरह से फैलता जाएगा, फिर धीरे धीरे इस तरह से फैलता जाएगा, और फिर धीरे धीरे एक एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब स्टोरी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि इन सब के बीच में लगातार हमें दिखाई देता है संघर्ष। अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया। लास्ट में इन सब में जो पावरफुल बनेगा वो क्या बनेगा, मगध। और क्यों पावरफुल बनेगा, कभी भी किसी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण या रीजन जरूर छुपा होता है। इतने महाजनपद थे, क्या ऐसा कारण था कि
मगध ही एक पावरफुल एम्पायर में कन्वर्ट हुआ? डेफिनेटली बहुत सारे रीजन होंगे, जादू तो चला नहीं होगा ना, वो कारण अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में भी वो सफल रहा, वो एक एम्पायर एस्टैब्लिश करने के कैपेबल था। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, मगध साम्राज्य की स्थापना, इसने कुछ महाजनपद छोड़ दिए, वो भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है ये एक महाजनपद, इसका नाम है मत्स्य महाजनपद। राजस्थान का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इसकी कैपिटल थी विराटनगर, ठीक है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर हमें अस्मक महाजनपद दिखाई देता है, जिसकी कैपिटल पैठन कही जाती थी, तो ये ध्यान रखना, अस्सक या फिर अस्मक महाजनपद। इधर दिखाई देता है हमें गांधार महाजनपद, इधर दिखाई देता है हमें काम्बोज महाजनपद। तो ये भी महाजनपद आपको याद रखने, एग्जाम के लिए थोड़ा सा नजर में डालिएगा। लेकिन जो विंध्यन के नॉर्थ में थे वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, ये सारे महाजनपद। अब तो आपको याद रहेगा ना, फटाफट एक बार उंगलियों पर खड़ाखड़ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा अंग, फिर आपका आया मगध, फिर ऊपर जाओ वज्जी, नीचे जाओ वत्स, इधर जाओ मल्ल, इधर जाओ क्या है कौशल, ठीक है। फिर इधर जाओ पांचाल, फिर इधर जाओ कुरु, ठीक है। इधर चले जाओ, आपको दिखाई दे देगा मत्स्य, है ना। नीचे चले जाओ, आपको दिखाई अस्सक, इधर गांधार, इधर काम्बोज, खत्म हो गए। तो इस तरह से आपके 16 महाजनपद आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करना है मगध साम्राज्य की स्थापना, कि मगध एम्पायर में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या ऐसे कारण थे, और इस मगध साम्राज्य पे हमें कौन कौन सी डायनेस्टी रूल करते हुए दिखाई देती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मगध है ना, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहां पर हमें सिचुएटेड दिखाई देता है मगध। मगध वो क्षेत्र था घने जंगलों वाला, जहां पर बड़ी संख्या में हमें हाथी मिलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले यानी कि 600 ईसा पूर्व के पहले हम देख रहे थे कि जितने भी वॉर्स हो रहे थे, आर्यंस अपने साथ क्या कंसेप्ट लाए थे? घोड़े और रथ का कंसेप्ट लाए थे, तो वो घोड़े का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहली बार मगध के घने जंगलों में बड़े बड़े हाथियों का प्रयोग किया जाएगा वॉर में। घोड़ा यहां है, रथ यहां है, और हाथी कहां चला जाएगा? अब जैसे ही हाथी का युद्ध में प्रयोग होगा, एकदम से राजा की स्थिति अलग हो जाएगी, क्योंकि वो हाथी पे बैठा हो, वहां से पूरी नजर रख सकता है ना। ये चीजें हमें दिखाई देंगी। और हाथी का जब प्रयोग होगा वॉर में, हाथी तो एक बार दौड़ता, हाथी कुचल पुचल के सबको साइड कर देगा, आप समझ पा रहे हैं। तो हाथी एक तो वॉर में चालू हो जाएगा उसका यूज करना, उससे मगध थोड़ा सा उसका स्टेटस ऊंचा हुआ। क्यों? क्योंकि इसके जंगल में हाथी मिल रहे थे। मगध के जो जंगल थे, यहाँ पर हमें बहुत सारे, मगध की भूमि पे हमें बहुत सारे नेचुरल जो है मेटल जो है मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं, धातु, प्राकृतिक धातु, जैसे कि लौह तत्व वगैरह यहाँ पर काफी ज्यादा मिलता था। अब उसका प्रयोग क्या करेंगे? उसका प्रयोग ये करेंगे बड़ी मात्रा में लोहे के औजार बनाने में, बड़ी मात्रा में लोहे के फाल बनाने में, जिससे खेती खूब बढ़ेगी। खेती खूब बढ़ेगी तो उत्पादकता खूब बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो टैक्सेशन बढ़ेगा, टैक्सेशन बढ़ेगा तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी में नंबर्स बढ़ा देंगे, सेना की संख्या बढ़ा देंगे। और जब सेना की संख्या खूब हो जाएगी तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? पावरफुल हो जाएगी ना। तो ये भी रीजन था कि मगध जो है वो इतना पावरफुल हुआ। प्लस इसकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर थी। मगध का खुद का लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण था, मॉनसून प्रभावित क्षेत्र था। तो अगर सिंचाई की सुविधा नहीं भी थी, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं किया, ना कोई कैनाल है, ना कोई नहर है, ना कोई कुआं है, उसके बावजूद भी क्योंकि मॉनसून इतना अच्छा था तो अच्छा खासा यहाँ पर फसल हो जाता था। और बाढ़ वाला क्षेत्र था तो हर साल उपजाऊ मृदा भी आती थी। प्लस गंगा यमुना वाला क्षेत्र था तो नदी जो है उसका भी यहाँ पर लाभ मिल रहा था। सोन नदी भी गंगा में जाके मिल रही थी दक्षिण से, उसके ट्रिब्यूटरी के रूप में। तो यहाँ पर नदियों के माध्यम से परिवहन भी अच्छे से हो रहा था, यानी कि नौकाओं से जो नाव होते थे उनसे इजीली ये ट्रेड कर पाते थे, सेना को एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़े लेवल पर भेज पाते थे। और प्लस जो मगध में आगे चल के शासक हुए, वो शासक भी बहुत महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी मतलब उनके अंदर बहुत इच्छा थी कि क्षेत्रों को हम मिलाएं, अपने उस पर बहुत काम किया था उन्होंने टेरिटरी पर। तो महत्वाकांक्षी शासकों का शासन करना, उन शासकों के पास स्किल होना, वॉर की, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने की, कि कैसे वैवाहिक संबंध बना के अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, ये सारी उनके पास कैपेबिलिटी थी। और इस वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से मगध एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। आप समझ पा रहे हैं? तो कोई एक फैक्टर नहीं था, बहुत सारे ऐसे रीजन थे, नेचुरल रीजन भी प्लस रूलर वाइज भी, जिसने मगध को एम्पायर में कन्वर्ट करने में हेल्प किया। ठीक है, अभी यहाँ की स्टोरी जानने से पहले मैं आपको ऐसे ही डायरेक्टली बता देती हूँ कि इस मगध पर इनिशियली हमें 3 डायनेस्टीज रूल करते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी,
सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, हर्यंक डायनेस्टी की या फिर हर्यंक वंश की। ठीक है, हर्यंक वंश जो था ये हमें सबसे पहला वंश दिखाई देता है जो रूल करता है। ठीक है, दूसरी डायनेस्टी जो है इसका नाम होता है शिशुनाग। जब भी डायनेस्टी की बात करें मतलब ये ब्लड रिलेशन वाले हैं। अब इनसे अलग कोई नया व्यक्ति आया जो यहाँ पर शासन करने लगा, उसका नाम रखा गया शिशुनाग डायनेस्टी। और लास्ट में जो हमें इस पे रूल करते हुए दिखाई देता है इसे बोलते हैं हम क्या, नंद वंश या फिर नंद डायनेस्टी। उसके बाद मौर्यन आएगा, उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग क्या है कि जब हर्यंक वंश रूल कर रहा था तब मगध इतना बड़ा था, थोड़ा बड़ा हुआ। जब शिशुनाग डायनेस्टी रूल करेगी तो मगध थोड़ा और बड़ा होगा। जब नंद डायनेस्टी रूल करेगी तो मगध का एम्पायर अच्छा खासा फैल जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम पीरियड में लगातार एक्सपांशन होते हुए दिखाई देता है मगध वाला क्षेत्र। ठीक है, हर्यंक वंश में हमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर दिखाई देते हैं। सबसे पहले जिसका नाम होता है क्या, बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो रूल करता है। यहाँ पे मैं क्रक्स दे दूं आपको पूरी आगे की स्टोरी का। बिंबिसार बहुत इंपॉर्टेंट शासक होता है, रूलर होता है। इसने दोनों ही टेक्निक्स का यूज किया, वॉर भी किया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाए, यानी युद्ध भी लड़ा और वैवाहिक संबंध बना के भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार के बाद नेक्स्ट हमें क्या दिखाई देता है, अजात शत्रु दिखाई देता है। अजात शत्रु के बाद नेक्स्ट क्या दिखाई देता है, हमें उदयन दिखाई देता है। तो ये 3 रूलर दिखाई दिए, सब एक के बाद एक बेटे पैदा हो रहे थे। ठीक है, और फिर हमें शिशुनाग डायनेस्टी दिखाई देती है। शिशुनाग डायनेस्टी में हमें 2 रूलर दिखाई देते हैं, एक शिशुनाग और दूसरा काला शोका। ओके, तो ध्यान रखना है शिशुनाग डायनेस्टी का पहला जो रूलर है उसका नाम था खुद शिशुनाग और दूसरा हमें दिखाई देता है जिसका नाम था काला शोका। ठीक है, हमारे काम के जो हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं किसके, नंदवंश। नंदवंश का जो पहला शासक हुआ जिसका नाम था महापद्मानंद। ओके, उसने ही इस वंश की नींव रखी और उसने ही अपने टाइम में इसको एक बड़े बोल सकते हैं किंगडम में कन्वर्ट किया। महापद्मानंद ने बहुत बड़ी अपनी सेना बना ली थी, पैदल सेना, घोड़े वाली सेना, हाथी वाली सेना, ये हमें बताया जाता है। और महापद्मानंद का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था धनानंद। धनानंद थोड़ा नालायक टाइप का शासक था, पावरफुल ये था लेकिन इसके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम था, एंगर इश्यूज थे, जिसकी वजह से धनानंद का एम्पायर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, हालांकि पावरफुल ये था। और आगे चल के धनानंद को रिप्लेस करके कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी मदद किन्होंने की थी, चाणक्य ने की थी और उसके द्वारा नई नींव रखी जाएगी जिसका नाम होगा मौर्यन एम्पायर। जिस समय हमें इतना बड़ा किंगडम दिखाई देगा ना मौर्यंस के टाइम पीरियड में, जो भारत में दोबारा नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी क्रोनोलॉजी में हम चलने वाले हैं। तो ये पूरी स्टोरी का क्रक्स जो है वो यही है। अभी तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्यन वाला अलग से चैप्टर आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लास लाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब हम एंशिएंट एंड पर ही पहुंच रहे हैं, मतलब बीच में पहुंच रहे हैं। आप स्टोरी को लिंक करते रहिए और अगर आपको लग रहा है कि भाई एग्जाम तो भी नेक्स्ट ईयर होगा ना, है ना, मई में होगा प्रीलिम्स का पेपर, तो आप बिल्कुल पैनिक मत करिए। हमारा मोटिव क्या होता है, जैसे आपके 2 क्लासेस मैंने हिस्ट्री की कर दी, तो अब आपका ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कवर हो रहा है वीक में। उन 2 चैप्टर को तो मैंने कराया ना, उसको बार बार रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। अभी पूरा फोकस एंशिएंट पे रखिए, फिर मिडेवल पर रखिए, फिर मॉडर्न पर रखिए। भले थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जब आप प्री या मेंस में बैठेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। और आप लोग मॉडर्न भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते, इससे कम क्वेश्चन नहीं। आपको पढ़ के तो सारा जाना, आप कैसे डिसाइड करोगे, सिलेबस में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले अपना बेसिक कवर करिए और साथ में क्या करिए, जब आपको लग रहा है कि मेरे पास समय बच जा रहा है, हफ्ते में 2 ही चैप्टर हो रहे हैं, तो उसके बाद उठा लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए आप किसके, प्रीलिम्स के, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए मेंस का क्वेश्चन देखिए किस तरह के हिस्ट्री में क्वेश्चन एंशिएंट से पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका समय बच रहा है ना, उसको आप प्रैक्टिस करने में लगाइए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सारे कर लिए, जितना अभी तक मैंने कराया है, तो इंटरनेट पे सर्च करिए, वहां पे आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए बुद्धिज्म से कितने क्वेश्चन, सारे लगा लो, जैनिज्म के सारे क्वेश्चन लगा लो। जो वहां से ऐसा कोई टॉपिक मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, उसको इंटरनेट पे सर्च करो और उसको अपने चैप्टर में ऐड कर लो। तो ये जो समय मिल रहा है ना आपको, हफ्ते में 2 क्लास हो रही है, उसके बाद हिस्ट्री के समय मिल रहा है, उसको आपको यूटिलाइज करना है। कैसे, ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है ना उसको आपको और रिच बनाना है, मतलब और चीजें उसमें ऐड कर लेनी है ताकि हमारा कोई भी टॉपिक वीक ना रहे, है ना। और ये नहीं सोचना है कि 2 ये कर ले, 2 चैप्टर ये भी पढ़ ले, मॉडर्न भी पढ़ ले, 2 चैप्टर भी नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे चैप्टर्स कवर होंगे। अभी तो आपका जस्ट सितंबर स्टार्ट
हुआ है ना, अच्छा खासा टाइम है, तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पेशेंस के साथ इस पर काम करिए जो कराया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मगध साम्राज्य की स्थापना, वन बाय वन इनके रूलर्स को पढ़ते हैं फटाफट, फिर चैप्टर क्लोज करते हैं ये हम। बिंबिसार के शासनकाल में मैंने बोला हर्यंक डायनेस्टी का पहला रूलर था जिसका नाम था बिंबिसार। इसका टाइम पीरियड यहाँ पर बता दिया गया है। इस टाइम पीरियड को लेकर बिल्कुल भी अपनी बुद्धि ना लगाएं, बहुत सारे बच्चे ना इसको रटने लग जाते हैं, ठीक है। मैं भी कभी याद नहीं करती, बस थोड़ा सा एक नजर मार के चल दो कि ये टाइमलाइन क्या बता रहा है। अच्छा, 550 से लेकर लगभग 490 के आसपास में, थोड़ा सा दिमाग में टाइमलाइन ऐसा होना चाहिए। 92 है कि 44 है, इस पर नहीं जाना है। इवन अभी तक हमें डेट्स में क्लैरिटी भी नहीं है, अलग अलग बुक्स में ये डेटा जो है वो डिफर कर सकता है। क्लैरिटी कब आती है, जब क्या बोलते हैं, सिकंदर अटैक करता है ना, तो उन लोग को भी डेट्स वगैरह वो लोग भी लिखते हैं, तो हम पैरेलल कंपैरिजन कर पाते हैं। कंपैरिजन के बाद हमें ज्यादा क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो ये डेट्स पर बहुत नहीं जाना है, बस अप्रॉक्स आपको पता होना चाहिए, कहीं पूछ नहीं रहा है। बिंबिसार के शासनकाल में ये ऑलमोस्ट टाइम पीरियड था। इसमें हमें मगध का विशिष्ट स्थान दिखाई देता है। मगध फाउंडर नहीं थे बिंबिसार मगध के, लेकिन हमें पता लगता है कि बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी का जो रूलर था, इसके टाइम पीरियड में जो मगध है ना, उसने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया और वह हर्यंक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध का समकालीन था, इवन महात्मा बुद्ध का फॉलोअर भी था। मतलब जो ये बिंबिसार था ना, ये बहुत बड़े फॉलोअर हुए थे महात्मा बुद्ध के, ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड में कैसे प्रमुखता हासिल किया मगध, तो उसके द्वारा विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई। यानी ये जो मगध में हमें दिखाई देता है, बिंबिसार स्टार्ट करता है अपना विस्तार, अपने क्षेत्र का विस्तार, अंग को अपने में मिलाएगा, काशी जो है उसे अपने में मिलाता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। ये विस्तार या फैलाव की नीति कब रुकती है, अशोक के कलिंग अभियान के बाद। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से ये क्षेत्र फैलना चालू होगा और धीरे 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 कब तक फैलता रहता है, जब तक अशोक कलिंग वॉर नहीं लड़ता। और कलिंग अभियान के बाद हमें पता लगता है अशोक जो है एकदम से चंडाशोक से धम्माशोक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अशोक ने वॉर लड़ना छोड़ दिया था, ठीक है। और उसके बाद से जब मौर्यन एम्पायर खत्म होता है, डिक्लाइन होता है पोस्ट मौर्यन पीरियड में, तो ये टूट जाता है। तो एक्सपांशन चालू होगा यहां से, हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार से, और हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्यन के अशोका के कलिंग वॉर तक ये एक्सपांशन चलता रहेगा। उसके बाद से वापस ये टूटता है। यहां पर यही बात बोल रहा है। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। तो बिंबिसार वॉर लड़ता है, अंग इसके पड़ोस में था जिसकी कैपिटल चंपा थी, और इसने वॉर लड़के अंग को अपने में मिला लिया। तो यानी बिंबिसार जो है वो काबिल व्यक्ति था, उसको वॉर वगैरह का अच्छा नॉलेज था, उसके पास स्किल था, उसने उसका यूज किया। दूसरा, बिंबिसार चालाक भी था, तो इसने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब वैवाहिक संबंध मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना के, वैवाहिक संबंध का देखो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में जिस भी घर में लड़की जाती है, मतलब तुम समझ लो कि भाई अधीनता हो गई। बहुत कम फैमिलीज में, ऑलमोस्ट आप कितने भी पढ़े लिखे रहो, कितने भी कैपेबल रहो, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही है क्या, पैट्रियार्कल सोसाइटी। आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाहरी तौर पर कुछ और, इंटरनली चीजें अलग लेवल पर चल रही होती है। तो जब मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात आती है और आपने अपनी बेटी किसी को दे दी, बस उसी समय से सर झुका लो, है ना, क्योंकि अब वो आपके क्या बन गए, दामाद जी बन चुके हैं, है ना। उनके घर वाले क्या बन गए, आपके समधी बन गए हैं। तो वो हमेशा आप पर हावी रहेंगे, वो हमेशा सुपीरियर रहेंगे, हर एक लेवल पर अपने आप को मानेंगे, हाँ मैं पावरफुल हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। तुम्हारी बेटी मेरे घर पे, मतलब तुम्हारा घर का जो एक दिल है, धड़कन है, वो मेरे पास है। जब तुम बोलोगे मैं इस पे कंट्रोल कर लूंगा या मैं इसको टॉर्चर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि केवल डर ही कारण है जिसकी वजह से जो दूसरा पक्ष है वो थोड़ा सा झुक कर रहता है। यहाँ पर भी यही था। बिंबिसार को पता था कि हमारा सामाजिक ढांचा कैसा है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए कि अगर मैं इनके घर की बेटियों को ला रहा हूँ, इनकी घर की राजकुमारियों को ला रहा हूँ, तो भाई मैं इनका दामाद बन गया, मेरा स्टेटस ऊंचा हो गया। अब जो दामाद जी बोलेंगे वो उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। इवन मैं दामाद हूं तो कोई और भी मेरे पे अटैक करेगा तो मेरे ससुर लोग मुझे बचाएंगे। सब लोग इनको काम, नालायक भी हो तुम, गलत काम भी करे तो भी बचाने आएगा। समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बिंबिसार ने इस बुद्धि का इस्तेमाल किया अपने टेरिटरी के फैलाव में, प्लस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। और एक नहीं, कई कई मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, कई कई वैवाहिक संबंध इन्होंने बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इनकी पहली पत्नी हमें दिखाई देती है कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। और जब इन्होंने उनसे विवाह किया तो दहेज के रूप में इन्हें क्या मिल गया, काशी मिल गया। इधर है मगध,
और मगध के बगल में था अंग। अंग को तो इन्होंने खुद ही कंट्रोल कर लिया और काशी इनको दहेज के रूप में मिल जाता है, यानी उस पर इनका इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी। यहां पर हमने देखा था वज्जी की कैपिटल वैशाली, वहां पर लिच्छवी गणराज्य सबसे पावरफुल था, तो उसकी राजकुमारी थी चिलन्ना, उससे इन्होंने विवाह कर लिया। अब वहां पर लिच्छवी जो है वो इनके फेवर में आ जाएंगे। अगला है तीसरी रानी, पंजाब के मद्र कुल की प्रधान की पुत्री थी। तो ये किस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस बना के क्षेत्र पा रहे हैं, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। क्लियर हो गया। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध राज्य को पश्चिम व उत्तर की तरफ फैलने का मार्ग मिला। जैसे जैसे इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस बन रहे हैं, एक तो कि भाई 3 राज्य के लोग जो है ना वो इनके क्या बन रहे हैं, ससुराल वाले बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी स्थिति मजबूत हो गई। और दूसरा, इनको उस क्षेत्र में प्रसार करने का मौका मिला। ये पश्चिम की तरफ मूव करेंगे, उत्तर की तरफ मूव करेंगे, वहां पर इनके ससुराल पक्ष वाले बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? इनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो दोनों ही चीजों का यूज किया इसने, वॉर का भी यूज करा, वॉर से अंग को मिलाया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस का भी यूज करके अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाई, काशी को दहेज के रूप में ले लिया और देखो मगध जो है वो थोड़ा सा फैल गया, बड़ा हो गया। चलो आगे चल जाते हैं। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? मगध की अगली शत्रुता अवंती से थी। हमें पता लगता है कि मगध जो है ना, ये देखो अंग इससे मिल चुका है, वज्जी की राजकुमारी उठाई लाया है, काशी इसको मिल ही गया है दहेज के रूप में। ये जो अवंती है ना, ये काफी पावरफुल हमें दिखाई देता है। तो मगध की अगली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसके राजा चंडप्रद्योत की बिंबिसार से लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में हमें दिखाई देता है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इनिशियली बिंबिसार ने अवंती के जो राजा थे चंडप्रद्योत, इन दोनों के आपस में वॉर हुए। वॉर होने के बाद इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध भी बने, और अच्छे मतलब जीता कोई नहीं, वॉर होने के बाद इनके बीच में अच्छे संबंध भी बने। और अच्छे संबंध होने पे जब प्रद्योत जो है वो बीमार होता है, उसको पीलिया हो गया रहता है, तो ये जो बिंबिसार थे, इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैनी भेजा था कि जाओ उनके पीलिया का उपचार करके आओ। तो देखो किस तरह से अच्छे अलायंस भी बना रहे हैं, अच्छे अलायंस बना के अपनी स्थिति मजबूत कर रहे। शत्रु था लेकिन बाद में उसको किस तरह से मित्र में कन्वर्ट कर लिया। हालांकि ये कॉम्पिटिटर हमेशा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय उसे गिरिव्रज कहते थे। इनिशियली जो मगध की कैपिटल हमें कहां दिखाई देती है? राजगिरी या गिरिव्रज दिखाई देती है। इनिशियली क्यों बोल रहे हैं? बिंबिसार के समय यही राजधानी थी। आगे चल के इसकी कैपिटल चेंज हो जाएगी, पाटलिपुत्र। कौन बनाएगा? उदयन बनाएगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इनिशियली इसकी कैपिटल ये थी। तो अभी तक आपने क्या डिस्कस करा? बिंबिसार के बारे में क्या क्या पढ़ा कि बिंबिसार ने वॉर लड़के अंग को मिलाया, बिंबिसार ने वज्जी की लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लिया, बिंबिसार जो है उसको काशी दहेज के रूप में मिल जाता है, कौशल नरेश की पुत्री से विवाह करता है। तो इधर पता लगता है कि बिंबिसार अवंती से भी लड़ाई करने की कोशिश करता है, जब नहीं सक्सेसफुल होता है तो अच्छे संबंध मेंटेन कर लेता है। तो ये तो बिंबिसार का कार्य था जो उसने अच्छा किया और मगध को पीक पे ले जाने की कोशिश की। अब उसका बेटा आ जाएगा, बेटा भी बिल्कुल उसके नक्शे कदम पर चलेगा। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है। इसका अप्रॉक्स ये टाइम पीरियड है, हमें ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ जाते हैं। और ये गद्दी पे कैसे बैठता है? पिता की हत्या करके पद पे बैठता है ना, सिंहासन पर कब्जा किया। इसके काल में मगध का वैभव चरमोत्कर्ष पर था। अब सोचो पिता की हत्या कर रहा है तो इसका हृदय कितना मजबूत होगा, है ना। तो ये कितना ज्यादा महत्वाकांक्षी था पद के लिए, और उस गद्दी पे बैठने के लिए पिता की हत्या कर दी। और उसी महत्वाकांक्षा के तहत हमें पता लगता है कि इसने मगध को बिल्कुल पीक पर पहुंचाने की कोशिश की, चरमोत्कर्ष पर। उस समय हमें मगध का वैभव दिखाई देता है। कैसे? इसके पिता संबंध बनाकर फिर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। जो अजातशत्रु ये कुछ नहीं सोचता, ये खटाखट लड़ाई लड़ता है। जो इनकी सौतेली माँ का क्षेत्र था, जैसे काशी दहेज के रूप में मिला हुआ था, उसको पूरा ही हथिया लिया, वज्जी पर अटैक करके उसको कैप्चर कर लेगा। वज्जी में तो पूरा इसका दिमाग लगा हुआ था कि कैसे वज्जी के जो गणराज्य हैं, जो हमें दिखाई दे रहे राजा, इनके बीच में फूट डालो। पूरी कोशिश कर रहा था अपने मंत्रियों को घुसा घुसा के फूट डालने की, और एक समय आया जब फूट डली भी और उसका उसने फायदा उठाया। कैसे उठाया? कि उस क्षेत्र को वॉर लड़के जब कमजोर हो जाएगा ना, आपस में लड़ोगे, वीक हो जाओगे तो दूसरा आपको क्या कर लेगा? तुरंत कॉन्कर कर लेगा। वही काम इसने किया। ठीक है, तो यहां पर यही पता लगता है कि इसके द्वारा विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। बहुत तेजी से ये एक्सपांशन करते हुए दिखाई देता, बहुत तेजी से। जहां मगध और कौशल के बीच
लंबे समय से संघर्ष जारी रहा तथा अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। हमें पता था ना कि जो कौशल नरेश है उसकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु है। अजातशत्रु चाहता था कि मैं डायरेक्ट काशी पे पूरा कंट्रोल कर लूं, काशी तो दहेज के रूप में मिला था ना, और इसी वजह से कौशल और मगध के बीच में संघर्ष चल रहा था। और बाद में किसकी विजय हो जाती, अजातशत्रु की विजय हो जाती, वो इस क्षेत्र को हासिल कर लेता और अब मगध का क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने वैशाली पर भी हमला किया, यानी ये रहा आपका वज्जी, वज्जी के कैपिटल थी वैशाली, वैशाली को भी नहीं छोड़ा, वैशाली पर भी इसने हमला किया जिसके साथ इनके अच्छे संबंध थे, तथा लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचकर जब वो फूट पड़ गई तो उनको इसने वॉर लड़के हरा दिया और उस क्षेत्र को अपने मिला लेगा। काशी और वैशाली को मिलाने के बाद मगध साम्राज्य और अधिक फैल चुका था। पहले तो केवल अंग मिला था ना, देखिए इधर, पहले केवल अंग मिला था मगध में, ठीक है, काशी तो इनको दहेज के रूप में मिला था, लेकिन इसने पूरी तरह से काशी का पूरा क्षेत्र मिला लिया, जो थोड़ा बहुत नहीं मिला था वो भी क्षेत्र मिला लिया, और ये जो वज्जी है ना इसको भी मिला लिया। तो काशी, वज्जी, अंग, अब ये तीनों महाजनपद मगध के हिस्से बन चुके। किसके टाइम पीरियड तक, अजातशत्रु के टाइम पीरियड तक, यानी मगध का एक्सपांशन बड़े लेवल पर हो रहा है। अब इनकी अगली नजर किस पर थी, अवंती पर थी। हालांकि बिंबिसार ने प्रयास किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों ने अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। जितने भी अजातशत्रु के कॉम्पिटिटर्स थे, ये छोटे मोटे कॉम्पिटिटर को हटा रहा था, इनमें सबसे पावरफुल कौन था, अवंती था, जिसके खतरे से बचने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की। अब इसको पता था कि अवंती भी तो मुझ पे अटैक कर सकता है ना, तो इसने क्या करा, जो राजगीर, जो इसकी कैपिटल थी, इनिशियली मगध की कैपिटल राजगीर थी बिंबिसार अजातशत्रु के समय, तो अजातशत्रु ने अपनी पूरी कैपिटल की किलेबंदी करी। किलेबंदी, आप कभी किसी फोर्ट को देखने जाएंगे आपको पता लग जाएगा। फोर्ट क्या होता है, बेसिकली बहुत ऊंची ऊंची दीवार अपने राजधानी या क्षेत्र के चारों ओर खड़ी कर देना, और उस दीवार के चारों ओर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना। एक तो मेन डोर रहेगा जो बंद रहेगा, कभी कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसके चारों ओर ऐसे गड्ढा पानी बना दिया जाता है, अटैक ना कर पाए। प्लस अगर दीवार पे चढ़ के आने की कोशिश करता है तो छोटे छोटे होल होते हैं जिससे गर्म पानी, गर्म तेल गिराया जाता है ताकि कोई चढ़ के भी आए तो वो वहीं से वहीं गिर जाए। बड़े बड़े पत्थर वहां से गिराए जाते हैं। तो किला इसीलिए बनाया जाता है ताकि कोई आप पे अटैक ना कर सके, आप पर अटैक करे तो आप किले के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर सके, और अंदर इतना राशन पानी चीजें होती है जिससे आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं अपने दरवाजे को बंद करके। ठीक है, तो ये बोल रहे कि इन्हें अवंती से खतरा था, ये इन्हें पता था। इसी वजह से अजातशत्रु ने क्या किया, किलेबंदी करवा ली थी राजगीर अपनी कैपिटल की। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन उत्तराधिकारी बना, ये भी वही कर्म करने वाला था, अपने पिता की हत्या करके ये भी गद्दी पे बैठेगा। इसका टाइम पीरियड बता दिया। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाया जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानेंगे। तो ये गंगा रिवर आएगी, इधर से आएगी उसकी ट्रिब्यूटरी सोन, और ये जहां पर मिलते हैं ना, यहीं पर इसने बनाया था एक किला जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जो हमें दिखाई देता है, जो इनकी आगे कैपिटल बनती है। ठीक है, उदयन के बाद शिशुनाग वंश का शासन शुरू हुआ। मैंने बोला हर्यंक खत्म, हर्यंक के बाद अब शिशुनाग आएंगे। जब हर्यंक एंड हो रहा है तब तक हमें क्या स्टेटस दिखाई दे रहा है, अंग इनके कंट्रोल में, वज्जी इनके कंट्रोल में, काशी इनके कंट्रोल में। इधर इन्होंने पाटलिपुत्र जो उसकी स्थापना कर दी, राजगिरी का किलेबंदी कर दिया, ये सारा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे गया, काफी मजबूती अपने आप को कर चुके हैं। अब हर्यंक के बाद कौन आ रहे हैं, शिशुनाग आएंगे। अब शिशुनाग क्या करेंगे, ये इतना बड़ा हो गया मगध, अब शिशुनाग इस मगध को यहां तक ले जाएंगे, कैसे देखते हैं हम। तो वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गए। तो पहले तो शिशुनाग डायनेस्टी का जो पहला रूलर था शिशुनाग, इसने कैपिटल पाटलिपुत्र से कहां ले गई, वज्जी, वज्जी अब इन्हीं के कंट्रोल में है ना, तो वज्जी की कैपिटल वैशाली थी, ये कैपिटल पाटलिपुत्र से उठाकर वज्जी ले गया। दिमाग खराब था, कैपिटल इधर उधर खिसका रहे थे, तो ये कैपिटल ले जाएगा वैशाली, फिर वैशाली से वापस आ जाएगी कैपिटल, आगे देखेंगे। शिशुनाग के लिए अवंती की शक्ति को तोड़ देना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अवंती बहुत पावरफुल था और हर्यंक डायनेस्टी के सारे रूलर्स ने ऑलमोस्ट कोशिश की, कर नहीं पाए। लेकिन जब शिशुनाग रूलर बनता है तो इसने अवंती की शक्ति को तोड़ के अवंती को अपने क्षेत्र में मिला लिया, और मौर्य साम्राज्य के अंत तक, क्योंकि ये एक्सपांशन जो चालू हुआ था बिंबिसार से, ये मौर्यंस के अशोका तक जाएगा, तो मौर्य साम्राज्य के अंत तक ये अवंती क्षेत्र इनके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जब पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है ना, मौर्योत्तर काल,
वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और ये क्षेत्र जो है वो हमें पता लगता है दूसरे लोगों के कंट्रोल में आ जाता है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शिशुनाग अब क्या करता है, वो अवंती को कैप्चर कर लेता है, इसको मगध का हिस्सा बना लेता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। शिशुनागों के बाद अगला जो रूलर हमें दिखाई देता है वो नंदों का शासन था। नंद डायनेस्टी जो है वो रूल करते। शिशुनाग के बाद वैसे काला अशोका आता है। शिशुनाग वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि शिशुनाग रूल कर रहा था, और शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी काला अशोका आता है। उसके बारे में बहुत कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि उसके टाइम पीरियड में एक बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद नहीं नेक्स्ट सेशन में बता सकती हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि शिशुनाग काला अशोका ये दो रूलर थे। सबसे बड़ी उपलब्धि थी अवंती, जिसमें शिशुनाग का ही हाथ था। अब इसके बाद आ जाते हैं नंद पे। तो शिशुनाग के बाद जो अगली डायनेस्टी रूल करती है उसका नाम था नंद डायनेस्टी। ओके, ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। हर्यंक, शिशुनाग, नंद। नंद में सब इन तीनों में सबसे पावरफुल थे नंद। और नंद के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो महापद्मानंद जो सबसे पहले इस डायनेस्टी की नींव रखता है, उसने इतनी बड़ी सेना बना ली थी ना अपनी, इतना पावरफुल था वो कि जब उसका बेटा रूल कर रहा था धनानंद, उसके टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर इन्वेड करता है। अलेक्जेंडर के बारे में सभी ने सुना होगा, सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर जो है ईरान, इराक, इन सभी क्षेत्रों को, खुद वो यूनानी था, है ना, और वहां से मूव करते हुए इन क्षेत्रों को जीतते हुए भारत आता है। भारत के इस क्षेत्र में उसकी लड़ाई भी होती है, एक फेमस वॉर जो है पोरस के साथ, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो ये सारा बैटल जीतते हुए वो आगे आता है। लेकिन फिर नंद डायनेस्टी के महापद्मानंद की इतनी मजबूत सेना थी जो धनानंद को मिलती है उत्तराधिकार के रूप में, कि सिकंदर, धनानंद इतना योग्य नहीं था, लेकिन सिकंदर की सेना ने उनकी सिर्फ सेना को देखकर आगे बढ़ने से मना कर दिया। दो रीजन थे, एक तो वो बहुत लंबे टाइम से वॉर कर रहे थे, प्लस इंडिया का क्लाइमेट आपको पता है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो वो उस क्लाइमेट के हैबिचुअल नहीं हो रहे थे। दूसरा कि इतनी बड़ी सेना से जब वो इतने लंबे समय से लड़े और उस फ्रेश सेना से लड़ना थोड़ा टफ था, तो इन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। हालांकि सिकंदर चाहता था, लेकिन फिर भी वॉर आगे नहीं होता है। तो इतने पावरफुल थे नंद। ओके, यानी जितने भी ये तीनों डायनेस्टी उसमें सबसे पावरफुल हमें नंद दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, इनका शासन इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर की सेना ने भारत में पूरब की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का पार्ट था, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था, वहां पर तो इन्होंने कुछ वॉर्स लड़े, लेकिन फिर उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया। आगे पता लगता है कि नंद जो है ना, इन्होंने कलिंग क्षेत्र को कुछ समय के लिए जीत लिया था और मगध एम्पायर को और पावरफुल बनाया विजय स्मारक के रूप में। जब नंदों ने कलिंग को अपने में मिला लिया था, विजय स्मारक का मतलब होता है कि आपकी जीत का स्मारक। आपने कहीं जाके वॉर लड़ा और आप जीत गए, जीतने के बाद आपने कोई इस तरह का स्मारक या कुछ एक स्टैचू टाइप लेकर वहां से आ गए या स्टैब्लिश कर दिया, उसको विजय स्मारक बोलते हैं, ठीक है। तो जीत के रूप में ये कलिंग से जिन की मूर्ति उठाकर लाए। जैसे मैंने आपको बोला था जैन धर्म का कहां पर हमें एक्सपांशन दिखाई देता है, तो कलिंग वाले क्षेत्र में मैंने बताया था कि खारवेल जो वहां के शासक थे वो जैन रिलीजन के फॉलोअर थे। तो हमें पता लगता है कि कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर ले आए। आगे उनके द्वारा कौशल को भी हथिया लिया गया। कौशल वाला रीजन यहां पर पता लगता है, इसको भी इन्होंने मिला लिया था, ठीक है। तो जो नंद थे, इन्होंने, इनके बारे में पता लगता है कि कलिंग और कौशल ये दो क्षेत्रों को अपने में मिलाया और अपना क्षेत्र और ज्यादा एक्सपांड कर लिया, ठीक है। अब ये तो आपने पूरी पढ़ ली स्टोरी, जो क्रक्स था वो हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। तीन डायनेस्टीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे मौर्यंस पे, और जो धनानंद की स्टोरी है वो सब हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मगध की सफलता के कारण, मैंने आपको इनिशियली बता दिया था मगध क्यों इतना सफल हुआ, मगध क्यों एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहां पर बुक लास्ट में बता रहा है कि बताइए क्यों मगध ही सफल हुआ। जब मगध था, काशी था, वत्स था, अवंती था, चारों पावरफुल थे, लेकिन मगध ही क्यों सक्सेसफुल हुआ। तो पहले बोल रहा है कि मौर्यों के उत्थान के पहले की 2 सदियों में मगध के साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा है, ठीक है। जो मगध एक एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है, उधर ईरानी साम्राज्य जो एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऑलमोस्ट दोनों पैरेलली हो रहे हैं। ईरानी किधर दिखाई दे रहा है हमें, जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, और इधर मगध। तो बोल रहे हैं कि उधर भी पैरेलली एक्सपांशन हो रहा है, इधर भी पैरेलली एक्सपांशन हमें दिखाई देता है। इसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे साहसी और महत्वाकांक्षी मतलब इच्छा बहुत ज्यादा हो, है ना, कुछ पाने की, जिसके लिए वो बिल्कुल एंड तक जाएंगे, हर जुनूनी हरकत जो है वो कर देंगे। तो साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुआ। उन्होंने राज्यों का विस्तार किया और उन्हें मजबूत बनाया। मतलब एक्सपांशन तो वो लगातार कर ही रहे थे,
साथ साथ में अपने आर्मी पर भी वर्क कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अच्छी भली सेना थी, महापद्मानंदी ने बनाकर अपने धनानंद बेटे को दिया था। यानी वो ना केवल एक्सपांशन कर रहे बल्कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मिलिट्री पावर, अपना फाइनेंशियल कंडीशन हर एक लेवल पर काम कर रहे हैं, तभी वो मजबूती से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो रोल किसका है? महत्वाकांक्षी शासकों का रोल है कि मगध एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, इतने पावरफुल उनको रूलर मिले तभी ना। दूसरा, साथ ही मगध की भौगोलिक स्थिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकली उसका लोकेशन भी रोल प्ले कर रहा था। भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत पास थे, जिससे उनके द्वारा प्रभावशाली हथियार तैयार किए गए। तो वहां पे लोहे के बहुत बड़े भंडार मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में उससे हथियार भी बनाएंगे और कृषि के औजार भी बनाएंगे। इधर खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, उधर लड़ने के लिए आपको अच्छे मजबूत हथियार मिलेंगे। तीसरा, इसी प्रकार लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मिली। अब एक और चीज ये बता रहा है कि जितना पावरफुल मगध था, आपको दिखाई देता है कि अवंती को लंबे समय तक कैप्चर नहीं कर पाया था, शिशुनाग ने जाके कंट्रोल किया। उसका रीजन क्या था कि जिस तरह मगध खान के ऊपर बैठा हुआ था लोहे की, इसी तरह अवंती भी लोहे की खान के ऊपर बैठा हुआ था। तो बोल रहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही खानें मिली हैं जिसका प्रयोग उज्जैन ने किया, जो उसकी कैपिटल थी, और उज्जैन ने भी निश्चित ही लोहे को गलाने और तपाकर ढालने का काम चालू किया, उसके बड़े बड़े हथियार बनाए, और इसी वजह से अवंती और मगध के बीच में अच्छा कड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि वो उसके पास भी क्या था, वो रॉ मटेरियल था जो मगध को मिला था, लेकिन बाकी चीजें उसके फेवरेबल नहीं थी। मगध के लिए बाकी चीजें भी फेवरेबल थी, जैसे कि हाथी का मैंने बोला, जैसे कि मैंने रिवर का मैंने बोला, जैसे रूलर्स का बोला कि बहुत महत्वाकांक्षी थे। इसके पास एक प्लस पॉइंट था अवंती के पास कि इसके पास भी समृद्ध लोहे की खान थी, जिसकी वजह से इन्होंने अच्छी टक्कर दी। नेक्स्ट, मगध की दोनों राजधानियां, पहली राजगीर और दूसरी पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से बहुत ही अच्छे लोकेशन पर थी। चाहे हम राजगीर की बात करें, चाहे हम पाटलिपुत्र तो जल दुर्ग बन रहा था, उसके चारों जल से घिरा हुआ था। अब कैपिटल ऐसी जगह पर हो और कैपिटल पर ही तो कंट्रोल करते हैं, तो क्षेत्र आपने नियंत्रण कर लिया, किसी भी क्षेत्र को कब्जे में करना, उसकी राजधानी पे नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो अब राजधानी पे नियंत्रण करने के लिए कोई सेना लड़ने जाए और चारों ओर पानी पानी है राजधानी के, तो अब सेना पानी के अंदर से जब जाएगी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना, मतलब तैर के थोड़ी जाएगी, घोड़े से जाए, किसी से जाए, तो उसकी एफिशिएंसी पानी के अंदर कम हो जाएगी और फिर वो ऑब्वियस है हार जाएगा, थक जाएगा ना। तो इसकी सामरिक स्थिति, जो कैपिटल का लोकेशन था ना, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, वो बहुत ज्यादा इनके लिए हेल्पफुल हुआ, हमें पता लगता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, आगे मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। धीरे धीरे हमें पता लगता है ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। कैपिटल कहाँ ले जाते हैं? पाटलिपुत्र ले जाते हैं। उनको पता लग गया कि पाटलिपुत्र का स्ट्रेटेजिकली लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, केंद्र भाग में स्थित इस स्थल के साथ सभी दिशाओं से संचार संबंध स्थापित हो पाया। अब पाटलिपुत्र की लोकेशन भी ऐसी थी ना, चारों ओर जल दुर्ग बन रहा था कि यहां से रिवर्स जो है वो फ्लो कर रही हैं, तो इधर गंगा, इधर सोन, तो उससे क्या हुआ कि इजीली ये यहां से क्या कर पा रहे थे, दूसरे क्षेत्रों में मूवमेंट कर पा रहे थे, ट्रेड कर पा रहे थे, वॉर लड़ना है, अपनी सेना को तेजी से भेज पाएंगे नाव की सहायता से। यह गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर था। और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर हमें घाघरा नदी भी दिखाई देती है जो गंगा से मिलती है। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में पड़ता था। यह परम उर्वरक प्रदेश था। बोल रहे गंगा का जो सेंटर वाला रीजन है ना, वहां पर हमें मगध दिखाई दे रहा है, और वो बहुत ही फर्टिलिटी थी उस जगह की, जो भूमि थी ना उसका उपजाऊपन बहुत ज्यादा था। वैसे भी आपको पता है ना, वो जो क्षेत्र है बिहार का, वहां हर साल बाढ़ आती है। जब भी बाढ़ कहीं आती है तो वो मिट्टी की कहीं और की उपजाऊ परत अपने साथ बहा कर ले आती है, और जहां पर बाढ़ है, जहां पानी भरा है, वहीं पर पानी सेटल है, तो वो परत भी नीचे बैठ जाएगी। तो हर साल उस पर मिट्टी की उपजाऊ परत चढ़ रही है, तो फर्टिलिटी उसकी बढ़ती रहती थी। ठीक है, भारी वर्षा थी, तो अगर आपके पास सिंचाई का साधन नहीं है, कुछ आपने इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं किया, फिर भी हर साल वहां बारिश हो रही है तो अच्छा खासा पानी मिल जा रहा है। ठीक है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से पता लगता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल उगाए जाते थे, अलग अलग वैरायटी के। संभवतः धान रोपने की प्रथा भी चल पड़ी थी। अब देखो, प्रोडक्टिविटी रुपाई से भी बढ़ी। अब देखो रुपाई का क्या बेनिफिट मिलता है, आपने इकट्ठा बीज लगाया और वहां पे उससे ऐसे ऐसे करके देखो घास हो गए, फट 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 फट। ठीक है, अब ये
बीज बो दिया, उससे इकट्ठे घास हो गए। अब आपने उसकी रोपाई चालू करी, ये आपका खेत था, इसमें से जो बीज होने होंगे हो गए, जो बीज मरने होंगे मर गए। आप तो उगे हुए बीज को लगाओगे ना, जिस बीज में से छोटा सा घास निकला हुआ है। तो अब आप लाइन से ऐसे रोपाई चालू करोगे, यानी कि अब हर एक बीज जो है वो उग चुका है और वहां से धान की पैदावार होगी। और डायरेक्ट अगर आप बुआई करे थे तो उसमें से कुछ पैदा हो रहा था, कुछ नहीं पैदा हो रहा था। अब यहाँ पर तो कंफर्म है ना, तो रोपाई विधि से हमें पता लगता है कि रोपाई विधि चालू हो चुकी थी मगध वाले क्षेत्र में। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। जब भी रोपाई चालू हो गई, आजकल रोपाई किया जाता है ना, तो रोपाई का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और भरण पोषण के बाद भी उनके पास अच्छा खासा अनाज बच जाता था, जिसको वो टैक्स के रूप में दे पाते थे अपने स्टेट के जो भी राजा महाराजा थे, और राजा उसका यूज करता था अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना वगैरह खड़ी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर पा रहा था। ये कारण बनता है कि राज्य मजबूत हो रहा है। मगध शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया। आगे पता लगता है कि यहाँ पर पंचमार्क्ड कॉइन चलेंगे, यानी पहले तो बार्टर सिस्टम ही था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, तुम्हारे घर गेहूं, तुम्हारे घर चावल, अदला बदली कर लो। लेकिन आगे चल के हमें क्या दिखाई देता है, नेक्स्ट हमें दिखता है कि वो क्या लेकर आते हैं, कॉइन सिस्टम लेकर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं पंचमार्क्ड कॉइन। यानी उन कॉइन्स पर मार्क जो है वो किए रहते थे, तो उसे पंचमार्क मतलब पंच किया जाता था उस पर मार्क, तो उसको पंचमार्क कॉइन करते थे। तो मगध जो शासक थे, हमें पता लगता है पंचमार्क्ड कॉइन का वो यूज करते थे। मगध शासकों ने नगर के उत्थान के लिए और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन का भी लाभ उठाया। तो जब वो पंचमार्क कॉइन चलाने लग जाएंगे तो उस कॉइन का वो यूज करेंगे किसमें, ट्रेड करने में, तो व्यापार भी बहुत अच्छा खासा होगा। पूर्वोत्तर भारत में वाणिज्य व्यापार की वृद्धि हुई, और जैसे ट्रेड फ्लोरिस्ड होगा तो वस्तुओं की बिक्री होगी, उसका भी इन्हें लाभ मिलेगा। अब जब वस्तुओं की बिक्री होगी, जब आप सामान बेचोगे तो आप पे सामान पे क्या लगाया जाएगा, आप अलग अलग उत्पाद शुल्क या कुछ कुछ टैक्स वगैरह आप उस पे लगा रहे हो। तो अब सामान की बिक्री से भी, अभी तक तो केवल एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा रहे हैं ना, अब वस्तु बिक्री हो रहा है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उस पर चुंगी लगा रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, राज्य के पास पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है शासक के पास में, और शासक अपने स्टेट को और पावरफुल कर लेगा। भारतीय राज्य घोड़े और रथ का उपयोग से भलीभांति प्रचलित है। ये तो हमें पता है कि 1500 बीसी से ही जब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड चालू होता है, वहीं से घोड़ा इंट्रोड्यूस हो चुका था। लेटर वैदिक में भी घोड़ा ही चल रहा था। लेकिन पहली बार मगध एक ऐसा राज्य था जिसने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का बड़े पैमाने पर यूज किया। कई बार हमारे पास वो चीज पड़ी होती है, लेकिन हम इतने नालायक होते उसका यूज ही करना नहीं जानते। लेकिन मगध के शासकों ने हाथी, जो कि उनके जंगल भरे पड़े थे हाथियों से, उन हाथियों को ट्रेन करके उठा लाए कहां पर, वॉर में। अब देखो उनकी स्थिति कितनी मजबूत हो जाएगी। तो इन्होंने हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचने लगे। तो अब यहां पर लगातार हाथी पहुंचेंगे और उन हाथियों का ये प्रयोग करेंगे वॉर लड़ने पे। यह उल्लेखनीय है कि मगध का समाज रूढ़ी विरोधी था। कट्टर ब्राह्मण यहां बसे हुए किरात और मगध लोगों को निम्न कोटि का समझते थे। मतलब हमें पता कि यहाँ पर बेसिकली मगध जो क्षेत्र है, पहले ब्राह्मण्स जो है इसे आउटर रीजन मानते थे और यहाँ के लोगों को निम्न श्रेणी का मानते थे। उनको वो इज्जत नहीं देते थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, क्योंकि इस प्रदेश का वैदिकीकरण हाल में ही हुआ। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पर जाके थोड़ा थोड़ा ब्राह्मणों का हमें यहाँ पे एक तरह से इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। इसलिए पहले ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह अधिक था। यहाँ पर एक हमें वो एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे अभी नया नया वैदिक प्रभाव चलते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं और इसी के साथ हमारा हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। तो ये था हमारा मगध महाजनपद। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कल कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, क्या याद नहीं आ रहा है, कुछ आर्यंस को लेकर कि अर्ली वैदिक आर्यन जो है, लेटर वैदिक आर्यन है, उनसे रिलेटेड कुछ। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो अर्ली वैदिक आए थे, पूर्व वैदिक काल के, ऋग वैदिक काल के आर्यन, वो बसे हुए थे सप्तसैंधा प्रदेश में। लेटर वैदिक आर्यन जो आए थे वो बसे थे गंगा घाटी में। ये आए थे चरवाहे के रूप में। ये जब यहाँ से यहाँ जाते तो इन्होंने खेती चालू कर दी थी। समझ में आ गया है, ये ध्यान रखना है। वॉर ये भी लड़ते थे, वॉर ये भी लड़ते थे। ठीक है, चलो तो ये था हमारा आज का सेशन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा महाजनपद। अब महाजनपद जो हमने लास्ट डिस्कस करा है, मगध पर एंड किया है, लास्ट रूलर के साथ में, किसके, धनानंद के साथ में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर हम बढ़ेंगे आगे की स्टोरी, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर सिकंदर का जो आक्रमण होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, मौर्यंस के जो तीनों रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त, क्या बोलते हैं, बिंदुसार और अशोका। और उसके बाद देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ईजिएस्ट वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरह मौर्य एम्पायर टूटेगा, और टूटने के बाद हम ये देखेंगे कि जो मौर्य एम्पायर टूटता है उसके बाद किस तरीके से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में विदेशी यानी कि इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुशांस रूल करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और इस वाले रीजन में हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं कौन? देशी उत्तराधिकारी शुंग, कण्व, सातवाहन, ये हमें दिखते हैं। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे आपका आगे गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता के बाद से हम कुछ और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता में, और फिर यहीं से आपका एंशिएंट कवर हो जाएगा, और फिर हम आ जाएंगे अर्ली मिडेवल, फिर मिडेवल में सल्तनत और मुगल काल, और फिर जो आप चाहते हैं मॉडर्न वो, लेकिन हमारे पास में एक स्टोरी रहेगा, एक बेस रहेगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और क्लासेस जो है रेगुलर लीजिए, प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। मंडे वेंसडे 2 दिन आपकी क्लासेस लगती है, तो क्लास मिस मत करिए। जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए, डेली हम आपके डाउट्स ले लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।